हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री शेयरिंग। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में जाना। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। Black body radiation. An ideal black body is a perfect absorber and a perfect emitter of radiations. When such body is heated, it becomes red hot, that is, it emits red colored light. As the temperature is further increased, the color of the light emitted changes from red to yellow to white, and finally it becomes violet. This implies that the wavelength of the radiation emitted by the black body decreases with the rise in temperature. These observations could not be explained by the classical wave theory, according to which the wavelength of the emitted radiation must have remained the same. However, the intensity of the light radiation may have changed with the rise in temperature. मतलब देखो, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि रेडिएशंस को पूरी तरह से अब्सॉर्ब भी कर लेती है एंड रेडिएशंस को पूरी तरह से एमिट भी कर देती है। ठीक, देखो किसी भी बॉडी को हम कैसे देख पाते हैं? जब भी कोई लाइट रेडिएशन उस बॉडी पे फॉल होती है तो जिस भी लाइट को वो बॉडी रिफ्लेक्ट करती है, हमें उसी कलर की लाइट नज़र आती है, या फिर बोलो वो बॉडी हमें उसी कलर की नज़र आती है। ठीक है, लेकिन ब्लैक बॉडी के केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है एंड एमिशन होती है। ओके, ऐसे नॉर्मली किसी भी बॉडी पे अगर लाइट रेडिएशन फॉल होती है तो 3 टाइप्स के फिनोमेना होती हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड एमिशन। एंड हमें पता है कि विजिबल लाइट में 7 टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। तो जिस भी कलर को बॉडी अब्सॉर्ब कर लेती है वो कलर्स हमें नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, एंड जिस भी कलर को बॉडी रिफ्लेक्ट करती है हमें वो बॉडी उसी कलर की नज़र आती है। ओके, बट ब्लैक बॉडी तो कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करती है, इसी वजह से हमें ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक नज़र आती है। जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है ना, तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें पता है कि जब किसी भी बॉडी को हीट किया जाता है तब उससे लाइट रेडिएशन एमिट होती है ना। तो जब ब्लैक बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है तो पहले वो रेड हॉट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी कलर चेंज होने लगती है। मतलब पहले रेड होती है, फिर और हीट करने पर और टेम्परेचर बढ़ाने पे वो रेड से येलो कलर हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो वाइट हो जाती है एंड फाइनली जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है एंड बहुत हीट किया जाता है ब्लैक बॉडी को, तो वो वायलेट कलर की हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब लाइट रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो चेंज हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, क्योंकि डिफरेंट कलर्स के लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। अब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड लाइट की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट लाइट की। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो टेम्परेचर कम थी तो लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा थी, है ना, और जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो लाइट रेडिएशन की वेवलेंथ डिक्रीज करते गई। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया कि टेम्परेचर एंड वेवलेंथ एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सका था। अब देखो, किसी भी ब्लैक कलर के बॉडी को आप परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। तो इस फिगर में देखो, इस तरह से ब्लैक बॉडी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, एक मेटालिक हॉलो स्फीयर लिया जाता है, ओके, जिसकी डबल वॉल होती है, ओके, ताकि कोई भी लाइट रेज बाहर ना जा सके। ओके, मैक्सिमम अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाए, इस तरह का इसको बनाया गया है। ठीक है, इसमें एक प्रोजेक्शन है P एंड एक होल है H। इसी होल के थ्रू लाइट इंसिडेंट होती है। ठीक है,
देन इसके अंदर के वॉल को ब्लैक कलर से कोट कर दिया जाता है। यूजुअली लैम्प ब्लैक से अंदर को अच्छी तरह से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि अच्छे से अब्सॉर्प्शन हो सके एंड लाइट बाहर ना जा सके, ठीक। जो प्रोजेक्शन है उसको जानबूझ के पॉइंटेड बनाया जाता है ताकि रिफ्लेक्शन को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। देखो किस तरह लाइट एंटर कर रही है होल से ब्लैक बॉडी में एंड प्रोजेक्शन में आके स्ट्राइक कर रही है एंड अंदर ही लाइट रेज घूम रही है। देखो उस बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है उसका, है ना। तो फाइनली ऐसे वॉल में स्ट्राइक करते करते वो लाइट रे पूरी तरह से ब्लैक बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से ब्लैक बॉडी जो है किसी भी रेडिएशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। एंड जब उसको हीट किया जाता है तो वो पूरी तरह से लाइट रेडिएशन को एमिट भी कर देती है, ठीक है। तो इसी तरह के बॉडी को ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोला जाता है एंड उससे जो लाइट रेडिएशंस एमिट होती है उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है। आप कुछ फीचर्स देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के। तो अब ब्लैक बॉडी इज़ अ परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट एमिटर ऑफ ऑल रेडिएशंस, अभी हमने देखा। और जो भी बॉडी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशंस को उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी बोलते हैं। देन अच्छे से एब्जॉर्प्शन होने के लिए वो जो हॉलो स्फेयर है उसके अंदर को किसी लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक से अच्छी तरह से कोट कर दिया जाता है ताकि कोई भी लाइट रेज बाहर ना जा सके एंड अंदर ही पूरी तरह से परफेक्ट एब्जॉर्प्शन हो सके। ये सभी चीज़ हमने अभी जस्ट देखा। फिर उस ब्लैक बॉडी में एक बहुत ही स्मॉल होल बनाना होगा ताकि स्मॉल होल से ही लाइट इंसिडेंट कर सके एंड लाइट के एस्केप होने की कोई भी स्पेस ना हो। बॉडी को जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो वो उतना ही ज़्यादा एमिशन शो करती है, ओके। और उन्हीं रेडिएशंस को जो ब्लैक बॉडी एमिट करती है उन्हीं को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के कुछ फीचर्स थे। अब देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के कुछ लॉज। सो फर्स्ट इज द किरचॉफ्स लॉ। In 1859, Kirchhoff gave this law which states that at any temperature, the ratio of the emissive power or the emittance of a body to the absorptive power or absorbance is constant, independent of the nature of the surface and equal to the emissive power or emittance of a perfectly black body. That is ES by AS is equals to EB, where ES is the emissive power of the body and AS is the absorptive power of a body and EB is the emissive power of a perfectly black body. तो क्या समझे आप इन सब से? देखो 1859 में किरचॉफ ने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी टेम्परेचर में मान लो किसी बॉडी को लिया जाता है और उस बॉडी को जो एमिसिव पावर होगी, मतलब वो बॉडी कितना रेडिएशन एमिट कर सकती है डिवाइड बाय वो बॉडी कितना रेडिएशन एब्सॉर्ब कर सकती है, दैट इज़ द एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी। दिस रेशियो इज इक्वल्स टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मतलब ये रेशियो इक्वल हो जाएगी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर, ठीक है। यही है किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट देखो स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ, ठीक है। तो 1879 में स्टीफन ने ये लॉ दिया था एंड उनके अकॉर्डिंग जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रेडिएट होती है एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी से, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज E is directly proportional to T to the power 4. So E is equals to sigma T to the power 4 and the sigma is a constant which is the Stephen's constant and its value is 5.6697 into 10 to the power minus 5 ergs per centimeter square per second। और इस लॉ को स्टीफन बोल्ट्जमैन फोर्थ पावर लॉ या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं क्योंकि इस लॉ के थियोरिटिकल प्रूफ को बोल्ट्जमैन ने ही दिया था विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट देखो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये लॉ क्या बोलती है? द वेवलेंथ लैम्डा m for which the emittance of a black body is maximum is inversely proportional to its absolute temperature, that is lambda m is inversely proportional to temperature।
तो इसका मतलब क्या है? देखो, वीन्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जिस भी वेवलेंथ पे ब्लैक बॉडी की एमिटेंस हाई होती है, हाई एमिटेंस मीन्स हाई एनर्जी, मतलब जिस भी वेवलेंथ पे ब्लैक बॉडी की हाई एनर्जी की रेडिएशन मिलती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगी वेवलेंथ वैसे वैसे कम होगी। ठीक है, यही तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि किस तरह जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा था तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी, और हाई टेम्परेचर में हमें सबसे लो वेवलेंथ की लाइट देखने को मिल रही थी, वायलेट कलर की। ओके, तो इसी वेन्स लॉ के हेल्प से उस कलर चेंज को एक्सप्लेन किया जा सका था। ठीक है, सो दिस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को जब प्रिज्म से पास किया गया तो किस तरह के स्पेक्ट्रम देखने को मिली उसको देखते हैं। ठीक है, 1999 में लूमर एंड प्रिज्म ने इस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था। तो फिगर में देखो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है। ओके, तो सबसे पहले देखो रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रिकली हीटेड कार्बन ट्यूब से जनरेट किया जा रहा है एंड वो स्लिट S1 से पास होते हुए कॉनकेव मिरर M1 पे आके इंसिडेंट हो रही है, जहाँ से उन रेस को प्रिज्म के थ्रू पास किया जा रहा है और वो रेस प्रिज्म से पास होते हुए नेक्स्ट मिरर जो M2 है उस पे आके फॉल कर रही है। देन अगेन वो कॉनकेव मिरर उन रेस को स्लिट 2 की तरफ रिफ्लेक्ट कर दे रही है। ठीक है, एंड फाइनली वो पोलोमीटर पे पहुंच रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट पर बेस जो भी ग्राफ्स प्लॉट किए गए और जो भी ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले, चलो उसे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। मतलब हर एक टेम्परेचर पे आप देख लो जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्म तो नहीं है, इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। अदरवाइज अगर एनर्जी कांस्टेंट होती तो आपको स्ट्रेट ग्राफ मिलती है ना, बट यहाँ पे वैसा एक भी ग्राफ नहीं है जहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिले। ओके, कहीं पे वो ज़्यादा है, कहीं पे एनर्जी कम है, दैट मीन्स एनर्जी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉर ईच टेम्परेचर देयर इज़ अ वेवलेंथ लैम्डा मैक्स एट विच द एनर्जी रेडिएटेड इज़ मैक्सिमम। मतलब हर एक टेम्परेचर के लिए आप कर्व में देखो एक ऐसे वेवलेंथ की वैल्यू है लैम्डा m जहाँ पे की एनर्जी की वैल्यू सबसे हाई है। ओके, सो अभी आप सभी कर्व्स को देखो वन बाय वन, तो यू कैन इजीली सी दैट देयर इज अ लैम्डा m फॉर ईच एंड एवरी कर्व, ओके, वेयर द एनर्जी इज मैक्सिमम। इस पिक्चर को ना थोड़ा घुमा के देखना। ओके, मैंने इस पिक्चर को रोटेट करके यहाँ पे प्लेस किया है। सो एक्स एक्सिस में बेसिकली वेवलेंथ है एंड वाई एक्सिस में एनर्जी है। ओके, then with the increase in temperature the energy Em increases but the wavelength lambda m decreases। तो फिर अब देखो कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो लैम्डा m की वैल्यू डिक्रीज होते चले जा रही है। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होते जा रही है क्योंकि आप देखो जब टेम्परेचर को सबसे ज़्यादा हाई कर दिया गया है तब हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली कर्व देखने को मिल रही है, लेकिन उस कर्व की जो लैम्डा m है, ओके, वो सबसे कम है इन कंपैरिजन टू द अदर कर्व्स। ओके, दैट मीन्स द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यही तो हमने पढ़ा था वेन्स लॉ में। ओके, सो दिस इज बेसिकली द वेन्स लॉ। ओके, then the area under the curve for a particular temperature gives the total energy emitted by the black body, and this area is proportional to the fourth power of the absolute temperature। okay, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए आपको जो भी कर्व मिल रही है उस एरिया को कैलकुलेट करने से आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रम के लिए जितनी भी एनर्जी रेडिएट हुई है ब्लैक बॉडी से वो मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आपको वो एरिया कैलकुलेट करने से मिल जाएगी और ये किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है। तो ये कौन सी लॉ थी? यस, स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, जस्ट हमने देखा कि लैम्डा m जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर के, दैट मीन्स लैम्डा m इनटू टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।